सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज जो मैं तुम्हें टॉपिक बता रहा हूं ये 5 मार्कर का क्वेश्चन यहीं से आएगा और 4 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्कर के। पहला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से, दूसरा जो आता है हमारा ऐसे क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट हो गया और ए वाई हो गया, एक 3D हो गया। ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे। चौथा इंटीग्रेशन से भी आ जाता है, रिलेशन एंड फंक्शन से भी आ जाता है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये शॉर्ट है। ये बता रहा है कि इस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हो या लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स हो, हम उनको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन याद करो 10th क्लास में जब आप दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो कुछ केसेस में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, कुछ केसेस में इनफाइनाइट मैनी कॉमन सॉल्यूशंस आ रहे थे और कुछ केसेस में नो सॉल्यूशन आ रहे थे। और पेयर को आपने दो चीजें बोली थी, या तो पेयर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब होता था? जब पेयर हैव कॉमन सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट कब होता था? जब डू नॉट हैव एनी कॉमन सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन वाले केस में। तो वही चीज मैं आज तुम्हें फिर से समझा रहा हूं। और जर्नली यहां पे अब कौन सी डिसाइड करेगा? ए डिटरमिनेंट। अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो पेयर के जो सॉल्यूशंस होंगे वो यूनिक होंगे और पेयर कंसिस्टेंट होगा। और इस केस में आप बड़े आराम से निकाल पा रहे थे। तो पहले तो आपसे दो चीजें पूछी जाती है, इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या नहीं है, और दूसरी चीज फिर आपसे पूछी जाती है कि अगर कंसिस्टेंट है तो कौन सा वाला है। अगर कंसिस्टेंसी की बात करेगा, यूनिक वाला या इनफाइनाइट मैनी वाला। तो पहले मैं आज आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा और कैसे होगा, एक एग्जांपल के थ्रू। मेरे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4 और x माइन प्लस y और प्लस z इक्वल टू 3। मेरे पास ये तीन इक्वेशन है, ये लीजिए, ये तीन है। अब आप कहोगे कि ये तो तरीका, अगर मैं इसको जर्नली सॉल्व करूं एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, तो आप क्या करोगे? किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, फिर उस वैल्यू को बाकी की दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और फिर आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगाओगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। नई चीजें सीखने का पर्पज ये है कि जो पुरानी वाली जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, या मैथ का जो दायरा जब बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, तो उसको हम कैसे डील कर। तो उन्होंने कहा कि कोई टेंशन नहीं है, इक्वेशन कितनी भी हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हम इसको मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी written in the form of ax equal to b, where a equal to क्या था? आपकी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से जो एक मैट्रिक्स बनेगी वो ए मैट्रिक्स कहलाएगी। और ये वैल्यू विद साइन लेना, पहला x का कोफिशिएंट 2, -1 फिर 2, 3 2 1 1 1 1, दूसरा x जितने भी वेरिएबल है कॉलम मैट्रिक्स बना लिया, तीसरा कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट इक्वेशन में उनकी मैट्रिक्स बना ली। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज देखना, मैं इन दोनों को इनटू कर रहा हूं और इसके इक्वेट कर रहा हूं, देख रहा हूं कि क्या ये वाला सिस्टम वेरीफाई होता है या नहीं होता। फिर आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ, हम इक्वेशंस को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा यहां पे ax इक्वल टू b, a की वैल्यू आ गई मेरी बेटा 2 -1 2, और ये आ गई 3 2 1 1 1 1, और ये x, ये y और ये z, और ये बेटा
6 4 3 इनटू करेंगे तो हमें क्या मिला, जब हम 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 2z, R2 with C1 3x plus 2y plus z, x plus y plus z, और ये इक्वल टू 6 4 3, और जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी तो इक्वल होते हैं, तो ये 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4, और ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। वही पेयर बन गया, वही पेयर बना है या नहीं बना? क्या समझ में आया कि कोई भी अगर इक्वेशंस हैं, 2 हो 3 हो, मैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकता हूं। अब मुझे क्या चाहिए था, इन वेरिएबल्स की वैल्यू, तो क्या मैं x इधर दोनों तरफ पोस्ट प्री मल्टीप्लाई में a इनवर्स कर दिया तो ये क्या हो गया, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स निकाल सकते हो और उसको जब b से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करोगे तो आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को भी मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आ गया, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, ओनली कंसिस्टेंसी नॉट सॉल्यूशन। जब कभी भी आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स सॉल्व करोगे तो वहां पे पेयर जो होता है या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। मीनिंग क्या है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि पेयर के कितने कॉमन सॉल्यूशन है, एक है या एक से ज्यादा है तो पेयर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। अगर एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो पेयर को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। कैसे पता पड़ेगा? ये बताएगा जो भी मैट्रिक्स बनेगी यहां पे वेरिएबल के कॉफिशिएंट से, वेरिएबल के कॉफिशिएंट से जो भी इक्वेशन बनेगी तो उसमें आप डिटरमिनेंट निकालना उस मैट्रिक्स का। अब डिटरमिनेंट या तो इक्वल टू 0 आएगा या नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब जैसे मैंने लिखा सॉल्यूशन में, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न in the form of ax equal to b, where a equal to कितना आया 1 2 2 3, और x कितना आया बेटा x y, एंड b कितना आया 2 3। अब निकालो आप a डिटर्मिनेंट। 2/2 का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो 3 1 जा 3 माइनस 4 माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो पेयर इज कंसिस्टेंट। और बड़ा क्लियर कट सॉल्यूशन है, जब कभी भी ये वाली सिचुएशन होगी तो जो पेयर कंसिस्टेंट होगा और सिर्फ कितने कॉमन होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो आप क्या लिखोगे, इफ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 pair is consistent and have unique solution। तो फिर क्या होगा अगर a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए? ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो यहां पे दो कंडीशन आती हैं। पहली, इफ एडजॉइंट ऑफ ए
इनटू बी इक्वल टू 0, और दूसरी सिचुएशन आती है इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0। ये लो, इस केस में क्या लिखोगे? इनकंसिस्टेंट, हाँ, और नो कॉमन सॉल्यूशन। इस केस में क्या लिखोगे? आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट है तो नो कॉमन सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या है हमारा? ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो सीधा सीधा लॉजिक क्या हो गया? पेयर इज वो कंसिस्टेंट। और जब भी ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में क्या होता है? सॉल्यूशन कितने होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक्स वाई की जेड की एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो लगते हैं कंसिस्टेंसी में और इनकंसिस्टेंसी में लगते हैं, लेकिन रास्ता कहां से निकलेगा? ए डिटरमिनेंट से निकलेगा। ए डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो पेयर कंसिस्टेंट है, लेकिन कॉमन सॉल्यूशन एक यूनिक होंगे। और ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है तो पेयर क्या होगा? आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कैसे पता पड़ेगा? अगर एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से कर दूं इक्वल टू 0 आ जाए तो पेयर इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो कॉमन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर ये इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है? एक मिनट, इसको सही कर लो बस। ए इसको नॉट इक्वल टू करो, हाँ, एक मिनट रुको, और इसको बेटा इक्वल टू करो, बस। तो क्या हुआ? इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0 तो इनकंसिस्टेंट, नो कॉमन सॉल्यूशन। और इक्वल टू 0 आ रहा है तो आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया? ये लीजिए, इस इक्वेशन ऑफ सिस्टम को हम कैसे लिख सकते थे बेटा? इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या है बेटा हमारा यहां पे? 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए। एक्स कितना है बेटा? एक्स वाई जेड। और बी 1 2 4। तो ए डिटरमिनेंट कितना आया हमारा? 1 के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो ये 6 ए माइनस 2 ए माइनस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाया तो 4 ए माइनस 2 ए प्लस 1 फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम हटाया तो 2 ए माइनस 3 ए। तो ये कितना आ गया? ये 4 ए माइनस 2 ए और ये माइनस ए, तो 4 ए माइनस 3 ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? पेयर इज कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। नॉट इक्वल टू आ रहा है ना? और कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे? यूनिक। डन। ये लीजिए, एक क्वेश्चन करा रहा हूं डायरेक्ट 3x3 का।
this system of equation can be written in the form of ax equal to b, where a equal to 2 1 1 1 minus 2 minus 1 3 minus 5 0 3 और minus 5 कॉमा x इक्वल टू x y और z एंड b इक्वल टू 1 3/2 9। ये बेसिक स्टेप है, करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए डिटर्मिनेंट। अब देखना है जरा बेटा, ए डिटर्मिनेंट क्या आया, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाए तो क्या बचा यहां पे 10 प्लस 3, फिर -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दिया तो -5 0, प्लस फिर 1 थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दिया तो वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दिया तो 3 -0, ये आ गया 10 प्लस 3 13 26 प्लस 5 प्लस 3 34 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या चाहिए मुझे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता है या नहीं आता, डायरेक्ट निकाल दूं या वही तरीके से निकालोगे लंबा वाला, ये देखो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो तो ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये ओरली किया तो क्या 2/2, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट -2 -5 10 और 10 प्लस 3 तो क्या आया बेटा 13। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -5 -0, लेकिन यहां पे तो +5 आएगा ना, डायमंड एलिमेंट है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 -0, ये 3 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 -3 -8, लेकिन ये तो डायमंड एलिमेंट है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम -10 -0 -10, सेकंड रो थर्ड कॉलम 6 -0 -6, तो ये लो जी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया -1 + 2 तो 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 वो -2 -1 -3, लेकिन ये डायमंड एलिमेंट है। थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -1 -5, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, थर्टीन 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये लीजिए। ए इनवर्स क्या होगा बेटा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए गए तो और ए डिटर्मिनेंट 34 तो 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ये ए इनवर्स आ गया। अब देखो क्या लिखना है आपको, नाउ या सिंस
ए एक्स किसके इक्वल था, बी के। ए एक्स किसके इक्वल था, बी के। तो x किसके इक्वल होगा बेटा, ए इनवर्स इंटू बी। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, x y z, और ये 1/34, 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6, -5, और इधर आ गया बेटा हमारा 1, 3/2 एंड 9। 1/34, 13 की मल्टीप्लाई 13 से करूंगा तो 13, और ये हो जाएगा 24/2, 12, और प्लस 9, ये 5, ये -5, और प्लस 27, ये 3, ये -3, -45, तो 1/34, ये 34 ही आ रहा है शायद, ये 27, और ये -45। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो x y z, 34 को 34 से डिवाइड करोगे तो 1, 27/34 और -45/34, तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 27/34 आ गई, z की वैल्यू -35/34 आ गई। एक मिनट देखने दो, कहां पर, ये देखो, देखते हैं, ये 5 और ये -30, और -30 कितना हो गया, ये -15। एक मिनट, अभी कर दो, यहाँ -10 ही है ना। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं अभी, एक मिनट। हाँ ये हो गया 5, ये -15, और ये दूसरा 27, यही कह रहे हो, तो 27 और 5 32 में से गया तो ये तो 17 बनाना, फिर लो जी 17 हो गया। अगला चलो, ये कितना हो गया, तो यहां भी -9 आना चाहिए, ये लो जी, तो कितना हो गया, -45 और -9, 54, 54 में 3 गया तो माइनस का 51 ना, तो दोनों -9 -45, तो फिर तो ये गड़बड़ हो गया, ये लो, यहां पे कितना हो गया, 1/2 और -1/3, तो ये 1 और ये 1/2 और ये -1/3। अब तो ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बस इतना सा दिखाना चाह रहा था, हल्की सी माइन्यूट मिस्टेक, और पता नहीं पड़ती है इसमें ये मिस्टेक कब हो जाती है। हाँ 3/, एक मिनट, 3/2 माइनस का, तो 3/2, माइनस का, ये लीजिए, डन। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। जो डिफरेंट है, यूनिक क्वेश्चन है, वो मैं करा रहा हूं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको हो जाए। इस क्वेश्चन में ए दे रखा है, ए इनवर्स तो निकाल लोगे, फिर इक्वेशन दे रखी है और इससे मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले बताओ मेरा ए कितना है, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2।
ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए डिटरमिनेंट। और ए डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालना क्यों जरूरी है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि कभी कभी ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है। अगर ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बात वाली एक्सरसाइज तो मेरी सारी बेकार हो जाएंगी ना। आपने पता सोचा कि चलो मैं पहले क्या निकाल लेता हूं, कोफैक्टर निकाल लेता हूं और मैं एडजॉइंट निकाल लेता हूं, और बाद में हमने ए डिटरमिनेंट निकाला और ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, तो मेरा पुराना सब निकाला हुआ बेकार हो चुका है। अब समझिए, 2 ले लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर कर दिया, देख लीजिए इसको भी और इसको भी कवर करने के बाद क्या आ रहा है, -4 + 4 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये लो -4 + 4। अगला एलिमेंट क्या था, -3, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा लिखा जाता है, माइनस, तो माइनस माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कितना आया, -6 + 4 आ रहा है ना, -6 + 4। अगला एलिमेंट 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दिया, तो 3 - 2, 3 - 2, ये लीजिए, ये 2 के साथ 0, 3 के साथ -2 और ये 5 के साथ 1, ये 0 -6 + 5, तो ये ए डिटरमिनेंट मेरा -1 आ गया। जैसा कि मैं आपको हर बार समझाने की कोशिश करता हूं कि जो भी आप आंसर निकालें हाईलाइट करते चले जाए। जब भी आप हाईलाइट करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आप टीचर को वो दिखाना चाह रहे हो, वो जो देखना चाहता है, उसको आपकी इस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। उसे एक कॉपी चेक करनी है, उसके 10 15 20 रुपए उसे मिलने हैं। वो हमारा नौकर नहीं है कि वो हमारी कॉपी में, या हमारा सगा नहीं है कि जो हमारी कॉपी में वो बहुत ही फोकसली ध्यान देगा। आप जितना बढ़िया उसको रिप्रेजेंट करके दोगे, और मैं रिप्रेजेंट आपको ये नहीं करेगा आप जचा जचा के लिखो कि ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, हेडिंग, सब हेडिंग, ना भाई ना, मेरे सब्जेक्ट में तो जरूरत ही नहीं है। मेरे सब्जेक्ट में तो ये कि आप जहां भी सॉल्व कर रहे हो उसको हाईलाइट कर दो। ए डिटरमिनेंट आ गया, वो सीधा देखेगा क्वेश्चन में बच्चे ने ए डिटरमिनेंट निकाला और उसकी फिगर में वहां पे आंसर लिखा हुआ होता है, पता है ना आपको, है मार्किंग में स्कीम, जो मार्किंग स्कीम होती है, डिटरमिनेंट -1 है। अब आपने एडजॉइंट कैसे निकाला है, माइनर निकाल के निकाला है, कोफैक्टर निकाल के निकाला है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं फिर कोफैक्टर निकालते हैं, वो पूरा लिखते हैं। उससे क्या होता है, गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हो तो एक बार में एक साथ में प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, ये लो जी, फर्स्ट एलिमेंट का एडजॉइंट क्या आएगा, मतलब वो कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो -4 + 4, तो 0 ही आया ना। यहीं से आइडिया लग जाता है मुझे, ये -2 है तो इसको क्या लिखोगे, माइनस, ये डायमंड एलिमेंट है, और डायमंड एलिमेंट है क्या, पहला कॉलम थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड रो के बीच वाले एलिमेंट, जिन एलिमेंट्स को ज्वाइन करने से डायमंड बन जाए, ये लो, ये डायमंड एलिमेंट्स है। और इनकी जो भी वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की, उसमें माइनस साइन लगा देना। ये कितना आया, 1, और यहां पे क्या लिखते हैं हम, ट्रांसपोज। अब देखना जरा बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा, 6 - 5, 1 ना, और 1 यहां पे साइन क्या लिखूं फिर, -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 - 5, -9। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 + 3 5, तो -5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12 - 10, तो 2 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम -8 - 15, -8 और -15 -23, लेकिन पोजीशन के हिसाब से 23। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 + 9
13। तो बेटा एडजॉइंट ए क्या आया मेरा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ये लीजिए, अब इसको मैंने फिर हाईलाइट कर दिया। अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। तो 1 अपॉन -1, ये 0, ये -1, ये 2, ये 2, ये -9, ये 23, ये 1, ये -5 और ये 13। तो ए इनवर्स आ गया बेटा मेरा 0, ये 1, ये -2, सबके साइन ही तो बदलने हैं, -2, ये 9, -23, -1, 5 और -13। ये लो जी, फिर हाईलाइट हो गया। आधा क्वेश्चन मेरा हो चुका है, आधा क्वेश्चन मेरा हो चुका है। अब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो इनवर्स आ गया। अब क्या करें कि अब मुझे ये देखना है मेरे साथ तो घर ही चले जाना बेटा, जहां तू बोल रहा है ना मैं सब समझता हूं। ये देखो, अब दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written in the form of ax equal to b। अब देखना 2 -3 + 5 पहली रो बन गई ना, पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट से फर्स्ट रो बन रही है ना, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट से थर्ड रो बन रही है ना, और तीसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट से थर्ड रो बन रही है, और सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो बन रही है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इनके कोफिशिएंट हमारी मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अगर ax इक्वल टू बी है तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होगा, और ए इनवर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो ये लीजिए, तो ये x, ये y, ये z, और ये आ गया मेरा 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, और इधर आ गया बेटा हमारा कांस्टेंट में क्या, इधर 11। अभी देख लेता हूं, अच्छा ये लिखनी थी, एक मिनट बस, ये वाली लिखनी है। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, और यहां पे क्या लिख दूं बेटा, पहले का कोफिशिएंट कांस्टेंट 11, ये -5 और ये -3। लो बेटा इनटू करके बताओ क्या आ रहा है, x y z 0 -5 + 6 -22 -45 + 69 -11 -25 + 39 x y z। ये 1 बेटा, और देखना ये कितना आ गया 45 67 -67 + 69 2, और ये कितना हो गया 36, तो ये कितना आ गया 3। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। ये लीजिए, एक वर्ड प्रॉब्लम।
अभी नहीं. The cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is rupees 60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. Or the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is rupees 70. So find the cost of each item per kg by matrix method. 3 आइटम है बेटा. लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg onion rupees X, cost of 1 kg wheat rupees Y, and cost of 1 kg rice. तो पहले अनियन, व्हीट एंड देन राइस, तो ये रुपीज Z. तो देयरफॉर पहली इक्वेशन क्या बनी बेटा? 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60 रुपीज. सेकेंड केस में क्या है बेटा? 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90. 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70. बन गई तीनों इक्वेशन. अब वही पुराना वाला तरीका. दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b, वेयर ax equal to b, where a equal to 432 246 623 x y z and 60 90 70. राधे राधे. ए डिटर्मिनेंट 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाया तो 12 माइनस 12 माइनस 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाया तो 6 माइनस 36 प्लस 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 माइनस 24. तो ये हो गया 4 इंटू 0 माइनस 3 माइनस 30 प्लस 2 माइनस 20 इक्वल टू 90 माइनस 40 इक्वल टू 50. ये लो जी, ए डिटरमिनेंट आ गया. एडजॉइंट ए कुछ गड़बड़ है सर इसमें, कुछ तो गड़बड़ है. ये लो अभी देख लेते हैं. ये 0, ये 36, वो 30 और ये माइनस 20 और ये ट्रांसपोज. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 माइनस 4 तो माइनस 5. सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 माइनस 12 0. सेकंड रो थर्ड कॉलम 8 माइनस 18 माइनस 10 तो 10. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो देखो यहां पे कितना आ गया 18 माइनस 8 10. थर्ड रो थर्ड सेकंड कॉलम 24 माइनस 4 माइनस 20. थर्ड रो थर्ड कॉलम 16 माइनस 6 10. एडजॉइंट ऑफ ए 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 फिर 10. ये लीजिए, ये एडजॉइंट आ गया. तो व्हाट इज योर ए इनवर्स?
तो मुझे डिवाइड करना है इसको 150 से। 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। कभी भी यहां मल्टीप्लाई मत करना। जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जो रिजल्ट आएगा उसको 150 से डिवाइड इनटू करना। अब देखो, सिंस ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो x कितना हो गया, x y z, और a इनवर्स आ गया 1/50, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10, और यहाँ पे कितना आ गया 60 90 70 60 90 70। चलेगा, ये कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स आ गई ना। अब इनटू कर दो। तो ये x y z और ये 1/50। जरा इंटू करने के बाद बोलना, पहले 0 की मल्टीप्लाई 60 से करूंगा तो 0, और 5 की मल्टीप्लाई 90 से तो -450 और +70। 700 आ गया ना। 1800 + 0 -1400 -1200 +900 और +700। तो 1/50 250 400 400 250/50 400/50 और ये भी 400/50। और ये किसकी वैल्यू आई बेटा, x y z की। ये x y z और ये आ गया मेरा 5 और ये आ गया 8 और ये भी आ गया 8। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू 8।